हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। टिल 10 इस शुरुआत से लेकर एंड तक जो है हर एक एक्सपेक्ट को हमें ध्यान से कवर करना है, तो बने रहिए। तो और मूव करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और मूव करते हैं स्क्रीन पे। कल 27 दिसंबर 2022 को सीबीआईसी द्वारा एक सर्कुलर इशू करा गया, जिसके बाद उस सर्कुलर के यूज से बहुत सारे एसएससीज को जो है राहत मिलेगी। वो सर्कुलर बहुत ही अच्छी क्लैरिफिकेशन देता है आईटीसी के ऊपर, और उसमें सिचुएशन वाइज बता दिया गया कि अगर सिचुएशन नंबर 1 अराइज होती है तो उस केस में एसएससी को क्या करना है, सिचुएशन नंबर 2 अराइज होती है तो उस केस में एसएससी को क्या करना है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा जो है क्लैरिटी मिल जाएगी हर एक को आईटीसी के रिगार्डिंग, अगर हम इस सर्कुलर को प्रॉपरली इवेल्युएट कर लेते हैं तो। राइट, तो इस सर्कुलर की सारी सिचुएशंस को वन बाय वन आज हम कवर करेंगे, ताकि फर्दर हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बहुत ही अच्छा सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 183/15/2022, जो कि 27 दिसंबर 2022 को इश्यू करा गया है सीबीआईसी द्वारा, हमें बहुत ही अच्छी राहत देता है। वो क्लैरिफाई करता है कि हमें आईटीसी के रिगार्डिंग जो मिसमैच रहते थे, तो वो हमारे 2A में क्या आता था और हम 3B में क्या उसको क्लेम करते थे, इसमें जो डिफरेंसेस अराइज होते थे उनको जो है क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो डिफरेंस अराइज होंगे अलग अलग सिचुएशन में, तो उस केस में क्या हमें फर्दर करना है। और इस सर्कुलर की मदद से हम अपनी प्रोसीडिंग जो हमारी चल रही है वहां पे भी हम उसको रेफर कर सकते हैं। राइट, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं और हर एक एक्सपेक्ट को इसको बारीकी से समझते हैं, ताकि कोई फर्दर हमारी कंफ्यूजन ना रहे। ये जो सर्कुलर है एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर, हमें ध्यान में रखना है क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, क्योंकि ट्रेड द्वारा, टैक्स अथॉरिटीज द्वारा जो है बहुत सारी इस तरीके से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि प्लीज इन सिचुएशंस को क्लैरिफाई कीजिए, जहां पे 3B और 2A के, कि 2A इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में जो प्रॉब्लम, जो इनिशियल ईयर थे, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 पहला साल ऑफ जीएसटी, उसके बाद सेकेंड ईयर 2018-19 ऑफ जीएसटी, वहां पे बहुत सारी जो है दिक्कतें रही थी एसएससी को वहां पे, क्योंकि ऐसा मैचिंग कॉन्सेप्ट इतना यूनिफॉर्म नहीं था। वहां पे क्या था कि पोर्टल इतना यूज टू नहीं था, तो इस वजह से बहुत सारे डिफरेंस अराइज हो गए। बहुत सारी डिफरेंस अराइज होने की अलग अलग सिचुएशन है कि सप्लायर ने गलती से इनवॉइस जो है वो वैल्यू गलत डाल दी, गलती से जीएसटीएन गलत डाल दिया, तो उस वजह से 2A में और 3B में बहुत सारे ड्रास्टिक मिसमैच थे, जो कि अब कम हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें 2B का भी जो है यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे ऑलमोस्ट 1 जनवरी 2021 से जो है हमें ऑलमोस्ट हमें पैरेलली मिल गया था। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें इनिशियल ईयर में, जिसका अब हमें देखना पड़ रहा है, अब वो जो है उसकी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है, तो उस केस में इस सर्कुलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सर्कुलर। आइए शुरू करते हैं, सारी सिचुएशन को हम समझेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक सिचुएशन को हमें लेके चलना है वन बाय वन और डिटेल्ड में, ताकि फर्दर कोई कंफ्यूजन ना रहे।
फिर भी अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इसको जब हम टोटली कर लेंगे उसके बाद फर्दर कोई सवाल इसके रिगार्डिंग जो हमारा 2A और 3B का जो डिफरेंस है, क्योंकि इसमें उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस दे दी हैं और सिचुएशंस को कवर करके अकॉर्डिंगली हमें क्या एक्ट करना है वो यहाँ पे बता दिया गया। तो इसमें उन्होंने बताया कि क्या था कि सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशियल में, तो सेक्शन 16 हम आईटीसी के रिगार्डिंग बात जब करते थे तो एक्ट में सेक्शन 16 से शुरू होता था। सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके के सेक्शन आईटीसी के रिगार्डिंग थे, जहां पे सेक्शन 16 की हमें मेनली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करनी होती थी कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम आईटीसी ले लेते थे, राइट। उस टाइम पे 2A 2B इनिशियल टाइम में नहीं था। तो वहां पे जब इनिशियल टाइम में यहां पे यही इसी चीज की बात करी गई कि ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, वहां पे अगर हम बात करें 17, 18 और 18, 19 की, तो वहां पे बहुत से केसेस में जो है सप्लायर फेल्ड टू फर्निश करेक्ट डिटेल इन जीएसटीआर 1। अगर सप्लायर ने अपनी डिटेल जीएसटीआर 1 में गलत डाल दी है तो उससे क्या होगा? अगर सप्लायर ने 1 में गलत डाल दी है तो ऑटोमेटिकली जहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था 2A की अगर हम बात करें तो वहां पे गलत रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन 2A भी बाद में आया, पहले इनिशियली टाइम में बिल्कुल 1 जुलाई 2017 से तो हमारे पास 2A नहीं था। तो वहां पे उस केस में क्या था कि हमें जब 2A आया उसके बाद हमने जब चेक किया तो वहां पे हमारे बहुत ऐसे केसेस में देखा गया कि हमने 3B में इनपुट ये लिया है लेकिन हमारे 2A में ये शो कर रहा है। तो वहां पे उन केसेस में क्या था, हम एग्जाम्पल लेंगे अलग अलग, पहले हम सिचुएशंस को समझेंगे। यहाँ पे बात इन्होंने करी कि इनिशियल फेज में ये प्रॉब्लम आती थी कि जीएसटीआर 1 में जो है सप्लायर ने अलग डाटा डाल दिया जिसकी वजह से 2A में जो है अलग शो कर रहा था, लेकिन रेसिपिएंट जो समझदार था उसने तो अपना आईटीसी अकॉर्डिंगली सही लिया। मान लेते हैं 100 प्लस जीएसटी का इनवॉइस था, तो सप्लायर को 100 प्लस जीएसटी लगाना था, लेकिन गलती से उसने 10 प्लस जीएसटी टाइपिंग एरर करके 10 प्लस जीएसटी कर दिया। तो 2A में भी क्या आएगा? 10 प्लस जीएसटी आएगा। लेकिन 3B में जो रेसिपिएंट है उसने तो सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाइड करी थी, उसके पास इनवॉइस भी था। अभी हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन है। वो अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके उसने 100 प्लस जीएसटी का क्रेडिट ले लिया अपने 3B में, ठीक है ना। उसने तो सही क्रेडिट लिया बिल्कुल, लेकिन उसके 2A में जो है 10 प्लस जीएसटी आ रहा था, तो वहां पे 90 का जो है डिफरेंस अराइजेज हो गया। तो इस तरीके का जो डिफरेंसेस थे 2A वर्सेस 3B, ऐसे डिफरेंसेस जो है टैक्स ऑफिसर के नोटिस में आ रहे थे। जब वो स्क्रूटनी कर रहे थे, जब वो ऑडिट कर रहे थे, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो देखा गया कि इस तरीके केसेस बहुत सारे आ रहे हैं जहां पे 2A में कुछ और आईटीसी आ रहा है लेकिन 3B में जो है कुछ और क्रेडिट लिया है, ठीक है। तो क्रेडिट जो है नॉट फॉलोइंग इन 2A, तो 2A में सही क्रेडिट नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस में जो है टैक्स ऑफिसर ने और जो है काफी सारे जो है एसएससीज ने कहा कि इसकी रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिए कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी को हम क्या करें, ऐसी डिस्क्रिपेंसीज के केस में क्या करें, और रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी के केस में हमें क्या करना है। तो यहां पे फर्दर बताया गया कि पॉइंट नंबर 2 में इसके रिगार्डिंग बात करी गई कि 2A could not be available on the common portal in the initial stage। जैसे हमने बात करी कि 1 जुलाई 2017 से जब हमारे पास जीएसटी आया तभी उसी टाइम पे 2A नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। बाद में 2A अवेलेबल कराया गया, तो वहां पे उस केस में क्या था 2017, 18 और 18, 19 की मेनली अगर हम बात करें तो बहुत ही ड्रास्टिक वहां पे जो है डिफरेंसेस जो है देखने को मिलते हैं, राइट। बहुत सारे उसके जो केसेस हैं अभी तक हम सफर करते हैं, काफी केसेस में देखते हैं कि यहाँ पे जो है उसमें जितना टाइम लगता है हमें उसकी रिकंसिलेशन में, उतना अब नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता? अब हमें रूल 36(4) का कंप्लाई करना समझ आ गया, अब हमें 2B भी आ गया है। तो इन सब की वजह से जो है काफी ज्यादा हमें जो है हेल्प मिल जाती है ऑन द रियल टाइम बेसिस इवेल्युएट करने का, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस पीरियड के रिगार्डिंग में 17, 18 और 18, 19 के रिगार्डिंग में ये सर्कुलर बहुत ज्यादा अवेटेड था और अब जो है ये सर्कुलर आ गया है। तो इसको हमें सिचुएशन दी गई है इस सर्कुलर में कि किस सिचुएशन में हमें कैसे एक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे बताया गया कि बाद में जो है रूल 36(4) जो है उसका भी कंप्लाई करना था विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। हाउएवर अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी वाज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन एज पर सेक्शन 16, क्योंकि सेक्शन 16 की कंडीशन जो है हम देखते थे सबसे पहले क्या होता था, सेक्शन 16 2 देख लिया, सेक्शन 16 4 मतलब सारा सेक्शन देखा, सेक्शन 16 देखा, सेक्शन 17 18 में देखा कहीं वहां पे कोई डिसअलाउंस वगैरह तो नहीं है, उसका भी कंप्लाई करके हम जो है अपना आईटीसी अवेल कर लेते थे अपने 3B के अंदर, राइट।
तो लेकिन सेक्शन 6 अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स हम देखते थे सेक्शन 16 की कंडीशन देख लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन व्यू ऑफ दिस वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड, ट्रेड ने बोला कि प्लीज इसको जो है इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि आप क्लैरिफिकेशन जो है क्लैरिफाई कीजिए इन चीजों को जहां पे हमारी डिस्क्रिपेंसी आ रही है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के बीच में हमारे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में, इसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इन सिचुएशंस को, राइट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने, सीबीआईसी ने जो है टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ताकि ये बिल्कुल आगे फर्दर ये कंफ्यूजन ना रहे, तो बोर्ड ने क्या करा, अपनी पावर को सेक्शन 168(1) की पावर को यूज करते हुए जो है क्लैरिफिकेशन इशू करी। क्लैरिफिकेशन ऑर्डर हमने देखा, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नंबर हमने देखा, तो ये सर्कुलर जो है क्लैरिफाई करता है, राइट। अब इन्होंने यहाँ पे जो है अलग अलग सिचुएशंस जो है निकाल के दिए कि इस अगर आपकी पहली सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, दूसरी सिचुएशन में फॉल करते हो तो क्या करना है, ऐसे जो है हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहा कि अगर कौन सी सिचुएशन में आप फॉल कर रहे हो तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन में कहा कि अगर वेयर द सप्लायर, ठीक है ना, सप्लायर मान लेते हैं हम ए है, रेसिपिएंट बी है, ठीक है ना, ऐसे लेके चलते हैं एग्जाम्पल। वेयर द सप्लायर हैज फेल्ड टू फाइल 1, इसने अपनी जीएसटीआर 1 जो है फाइल नहीं करी, इसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, ठीक है ना, लेकिन इसने अपनी 3B जो है फाइल कर दी, ठीक है, 3B फाइल कर दी, 1 फाइल नहीं करी। जब इसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी और 3B जो है 3B फाइल कर दी लेकिन 1 फाइल नहीं करी, जब इसने 1 फाइल नहीं करी तो इस मिस्टर बी के 2A में कुछ आएगा, इसके 2A में भी कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बट क्यों, इसलिए जो उसने 1 फाइल नहीं करी इसलिए सप्लायर के 2A में कुछ नहीं आया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या कहता है ये सर्कुलर, ये कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जो आपका डिफरेंस अराइज होगा आईटीसी का, कौन सा डिफरेंस, 3B वर्सेस 2A का जो डिफरेंस अराइज होगा, यहाँ पे उसने क्या करा, 3B तो फाइल कर दी 100 प्लस जीएसटी की, लेकिन उसने अपनी जीएसटीआर 1 ही फाइल नहीं करी तो 2A में भी कुछ नहीं आया। तो ऐसे केसेस में वो कहता है पैराग्राफ 4 जो है रेफर कीजिए। अब ये पैराग्राफ 4 क्या है, पैराग्राफ 4 जो है नीचे सिचुएशन उसमें दी है, तो हम पैराग्राफ 4 में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में हमें पैराग्राफ 4 को रेफर करना है। पहली हमने सिचुएशन कवर कर ली, ठीक है ना। पहली सिचुएशन में क्या था, ए ने जीएसटीआर 3B तो फाइल कर दी लेकिन 1 फाइल नहीं करी, 1 फाइल नहीं करी तो 2A में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब हम सेकंड सिचुएशन में मूव करते हैं। सेकंड सिचुएशन कहता है कि जहां पे उसने फाइल करी अपनी जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल कर दी, वाह जी वाह, इसने अपनी जीएसटीआर 1 भी फाइल करी और जीएसटीआर 3B भी फाइल करी, दोनों फाइल कर दी। तो इसके क्या, मिस्टर बी के अगर हम बात करें तो मिस्टर बी के क्या 2A में आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पे हमें ध्यान में रखना है उसने दोनों रिटर्न फाइल करी, बट लेकिन क्या हुआ, बट फेल टू रिपोर्ट द पर्टिकुलर सप्लाई इन जीएसटीआर 1, इसने फाइल तो कर दी लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी की जो ट्रांजैक्शन थी उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, उसने बाकी रिकॉर्ड कर दी, बी की नहीं करी। जब उसने बी की रिकॉर्ड नहीं करी ट्रांजैक्शन, तो यहां पे क्या हो, बी के 2A में आएगा, बी के 2A में भी नहीं आएगा, यही लिखा है नॉट रिफ्लेक्टेड इन 2A। उस केस में क्या करना है, उस केस में भी हमें पैराग्राफ 4 रेफर करना है, ठीक है ना। पहली दो सिचुएशन में मैं पैराग्राफ 4 रेफर करना है, अभी तक हमें यह ध्यान में रखना है। सिचुएशन नंबर 3 क्या कहता है, supplier has been made to a registered person और इनवॉइस इश्यू कर दिया containing GSTN of the recipient, ठीक है ना। ए जो है, ए ने बी को जो सप्लाई करी थी इसने जो है इसको इनवॉइस भी इश्यू कर दिया, ठीक है ना, इनवॉइस इश्यू कर दिया। अब लेकिन इसने क्या करा, इस ए ने गलती से बी को जब इनवॉइस इश्यू करा, उसने गलती से जब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा था तो गलती से उसने 1 में B2B सप्लाई डालनी चाहिए थी, B2B के अंदर उसने गलती से B2C के अंदर डाल दी। इसने क्या करा, ए ने गलती से वो सप्लाई जो कि ए ने बी को करी थी वो गलती से B2B की जगह B2C में डाल दी, तो उससे क्या होगा, उससे क्या 2B के 2A में रिफ्लेक्ट करेगी वो एंट्री, बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है ना। यहां पे भी हमने पहली तीनों जो सिचुएशन देखी उन तीनों सिचुएशन में क्या हुआ, पहली सिचुएशन में भी 2A के अंदर नहीं आया कुछ,
दूसरी सिचुएशन में भी बी के 2A में कुछ नहीं आया, तीसरी सिचुएशन में भी बी के 2A में कुछ नहीं आया। तो तीसरी सिचुएशन में भी पैराग्राफ 4 को ही रेफर करना है। पैराग्राफ 4 में आएंगे हम, पहले हम सिचुएशंस को कवर कर रहे हैं कि क्यों हमें पैराग्राफ 4 को कौन कौन सी सिचुएशन में रेफर करना है। पहली जो सिचुएशन थी वहां पे उसने क्या करा था, उसने 1 फाइल ही नहीं करी थी, तो 2A में नहीं आया। दूसरी सिचुएशन में उसने 1 और 3 भी दोनों फाइल करी, लेकिन उसने क्या करा, वो ट्रांजैक्शन ए से बी को जो उसने सेल करी थी वो रिपोर्ट ही नहीं करी। वो रिटर्न तो फाइल करी, लेकिन वो ट्रांजैक्शन, वो बिल मान लेते हैं, वो इनवॉइस मान लेते हैं, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो भी 2A में नहीं आया। तीसरे में क्या करा उसने, वो इनवॉइस तो रिकॉर्ड किया, लेकिन वो B2B की जगह उसने B2C के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से सिचुएशन नंबर 3 में भी 2A के अंदर कुछ नहीं आया, बी के 2A में कुछ भी नहीं आया। अब फर्दर देखते हैं अगली सिचुएशन और क्या बन के आती है। ठीक है ना, यहां पे भी यही हुआ, इंस्टेड ऑफ B2B में डालना चाहिए था, उसने गलती से B2C में डाल दिया। ठीक है ना, तो इस वजह से 2A में नहीं आया। अगली सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन में क्या हुआ, उसने 1 भी फाइल करी, 3B भी फाइल करी, लेकिन यहां पे क्या गलती कर दी, यहां पे उसने क्या करा, ए ने सेल करी थी बी को। ठीक है ना, अब इसने क्या करा, इसने अपनी GSTR 1 भी फाइल करी, इसने अपनी 3B भी फाइल करी, दोनों फाइल करी, लेकिन इसने यहां पे क्या कर दिया कि जो सप्लाई इसने A टू B को दिखाई थी, ये करेक्ट ट्रांजैक्शन थी, इसने गलती से उसने B2C को, जिसने दिखा दी गलती से A टू C, इसने गलती से शो क्या कर दी, C को ट्रांजैक्शन शो कर दी। अब क्या B के 2A में यहां पे आएगा, B के भी 2A में बिल्कुल भी नहीं आएगा, और किसके 2A में आएगा, यहां पे C के 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। इसको भी ध्यान में रखना है। यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां पे एक एडिशनल प्रॉब्लम आ गई। यहां पे बी के ऊपर तक क्या हो रहा था, पहले 3 सिचुएशन में बी के 2A में कुछ नहीं आ रहा था, चौथी में भी बी के 2A में कुछ नहीं आया, लेकिन साथ में क्या हो गया कि सी के 2A में आ गया। क्या सी के 2A में वो आना चाहिए था, नहीं, सी के 2A में तो नहीं आना चाहिए था। अब कहीं सी मान लो बदमाश निकला, उसने कहा यार 2A में आ रहा है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, अपनी 3B में इसका क्रेडिट ले लेता हूं। ऐसा चालाकी कर सकता है, क्या वो एलिजिबल है सी क्रेडिट लेने के लिए, नहीं, लेकिन हो सकता है वो उसका फायदा उठा ले कि उसके 2A में एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही है और वो उसका फायदा उठा ले। तो उस केस में क्या करना है, पहली चीज तो यही थी कि 2A बी के 2A में नहीं आया, तो पैराग्राफ 4 जैसे हमने ऊपर रेफर किया तो वो ही करेंगे, लेकिन साथ में हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है कि सी के 2A में आ रहा है, तो हमें एक एडिशन स्टेप जो है लेना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन किसकी हो रही है, यहाँ पे बी का क्रेडिट देख रहे हैं ना, सारी चीजें बी के ऊपर इवेल्युएशन हो रही है। ठीक है ना, बी ने क्रेडिट लिया है, लेकिन बी के 2A में नहीं आ रहा था, उसने 3B में ले लिया। ये वाला केसेस, ये सारी सिचुएशन किसके लिए हो रही है, मिस्टर बी के लिए हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, जुरिडिक्शनल ऑफिसर जो मिस्टर बी का होगा, यहाँ पे बी का जो जुरिडिक्शनल होगा, उसको क्या करना है, उसको एक काम और करना है, उसने जो है ये इन्फॉर्म करेगा। देखो यहां लिखा है, इन एडिशन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एक्चुअल रेसिपिएंट, ऐसे एक्चुअल रेसिपिएंट कौन है, मिस्टर बी। ठीक है ना, एक्चुअल रेसिपिएंट कौन है, मिस्टर बी, शैल इंटीमेट, उसका प्रॉपर ऑफिसर मिस्टर बी का जो पीओ है वो क्या करेगा, इंटीमेट करेगा जुरिडिक्शनल टैक्स अथॉरिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है ना, whose GST has been mentioned wrongly। अब जो बी का जो टेक प्रॉपर ऑफिसर है, वो सी के प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करेगा कि भैया ये आपके ये सी को सप्लाई नहीं थी और सी ने कहीं इसका क्रेडिट तो नहीं ले लिया। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्म करेगा, डेट ITC ऑफ दोस ट्रांजेक्शन शैल बी डिसअलाउ, इस पे इसको अगर इसने लिया है तो इसका डिसअलाउ होनी चाहिए ये इसका क्रेडिट। इसने अगर मान लो 3B में, ठीक है ना, सी ने 3B के अंदर ये अगर ले लिया तो इसको डिसअलाउ करेगा उसको, इफ क्लेम इन 3B। अगर सी ने अपने 3B के अंदर जो उसके 2A में गलती से रिफ्लेक्ट कर रहा था उसका क्रेडिट ले लिया तो उसको भैया डिसअलाउ करेगा। इसलिए वो जो है बी का जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सी के प्रॉपर ऑफिसर को जो है ये इंटीमेट कर रहा है। ठीक है ना, however allowed of ITC to the actual recipient shall not be depend on the completion of the action by the tax authority of the such registered person, such action will be pursued independently। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि
इसमें क्या होगा कि बी का जो केस है वो अलग है और सी का जो केस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, दोनों केसेस को इंडिपेंडेंटली अलग अलग देखा जाएगा। होना क्या है, बी को जो है देखा जाएगा कि बी के 2A में आना चाहिए था, ठीक है ना, इवेल्युएट करेंगे, अगर बी के उसमें आना चाहिए था उसको अलाउड किया जाएगा। और सी का केस जो है डिफरेंटली देखा जाएगा, वहां पे प्रॉपर ऑफिसर सी का प्रॉपर ऑफिसर देखेगा, ठीक है ना, यहाँ बी का प्रॉपर ऑफिसर देखेगा, सी का प्रॉपर ऑफिसर क्या देखेगा कि इसके 2A में आ रहा था, कहीं इसने बदमाशी से 3B में तो नहीं ले लिया, अगर इसने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसने ले लिया तो इसको कहेगा भैया तो इसको रिवर्स कर, ठीक है ना, इसको डिसअलाउ कर, तेरे को अलाउड नहीं है ये, इसको रिवर्स करेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे सिचुएशन बन के जो है आ गई। अब बात आती है जो हम पैराग्राफ 4 के ऊपर बात कर रहे थे कि पहली सिचुएशन में पैराग्राफ 4 में मूव कीजिए, अगर दूसरी सिचुएशन है तो पैराग्राफ 4 में मूव कीजिए, सिचुएशन नंबर 3 है तो पैराग्राफ नंबर 4 पे मूव कीजिए, और सिचुएशन नंबर 4 में भी पैराग्राफ 4 में ही आना था, चारों में पैराग्राफ 4 में ही आना था। यह था कि चौथी सिचुएशन में हमें अलग से एक एडिशनल स्टेप था कि प्रॉपर ऑफिसर ऑफ बी जो वो बताएगा प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सी को कि क्या करना है, कि आपको आप चेक करना है कि सी के 2A में आ रहा है, कहीं उसने तो क्रेडिट तो नहीं ले लिया, वो एडिशनली जो है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सी का स्टेप है, ठीक है ना। अदरवाइज पैराग्राफ 4 में ही हमने रेफर करना है। अब पैराग्राफ 4 है क्या, कहता क्या है, पैराग्राफ 4 कहता है प्रॉपर ऑफिसर, किसका प्रॉपर ऑफिसर, मिस्टर बी का प्रॉपर ऑफिसर, क्योंकि सारी आईटीसी की बात किसकी हो रही है, मिस्टर बी की। तो प्रॉपर ऑफिसर शेल फर्स्ट सीक द डिटेल ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, वो कहेगा कि भैया तू सारे के सारे मिस्टर बी सारे इनवॉइस ले आ, जहां पे आईटीसी तूने अवेल किया है वो उनका 3B में अवेल किया है जो कि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो सारे के सारे इनवॉइस जो है तू ले आ। फिर वो इवेल्युएट करेगा प्रॉपर ऑफिसर की वो क्या वो सारी ट्रांजेक्शन जो है सेक्शन 16 का कंप्लाई करती है कि नहीं करती। क्या क्या कंडीशन रहती थी हमारा सेक्शन 16, अगर हम बात करें सेक्शन 16(2) में आती थी ना कंडीशन, अब तो और ज्यादा हो गई है, लेकिन उस टाइम पे मेनली क्या कंडीशन थी कि पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, अमाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट जो है पे हो जाना चाहिए अलॉन्ग विद टैक्स, पहले इस तरीके की कंडीशन थी। अब तो फर्दर और ज्यादा जो है इसमें एड ऑन कर दिया गया है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन उसमें लगाई गई। इसके अलावा क्या प्रॉपर ऑफिसर देखेगा, प्रॉपर ऑफिसर ये भी देखेगा आल्सो चेक दैट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी सेक्शन 17-18 के हिसाब से रिवर्सल जो है प्रॉपर है कि नहीं है, और आईटीसी हैज बीन अवेल्ड विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड। सेक्शन 16(4) में जो टाइम पीरियड होता है हमारा, क्या सेक्शन 16(4) कहता है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है उसके बाद क्या होता था, यहाँ पे सितंबर मंथ की ड्यू डेट, सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट तक हम क्रेडिट ले सकते थे, जो कि अब तो नवंबर तक हो गई है, राइट। लेकिन हम उस पीरियड की बात करें तो वहां पे सितंबर की ड्यू डेट वाली बात होती थी उस टाइम पे, राइट। तो ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो है ये बात करी गई थी, राइट। तो वो सारी कंडीशन देखनी है कि सेक्शन 16 के साथ साथ सेक्शन 17 और 18 का भी कंप्लाई होया है कि नहीं हुआ, वो प्रॉपर ऑफिसर इवेल्युएट करेगा, ठीक है। पैराग्राफ 4 यही कहता है कि इन सिचुएशंस में प्रॉपर ऑफिसर इवेल्युएट करेगा कि सेक्शन 16 का 17 का 18 का प्रॉपर कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। साथ में सेक्शन 16(2) की क्लॉज सी की भी कंडीशन देखेगा कि जो टैक्स है वो सप्लायर ने पे कर दिया है, गवर्नमेंट को भी तो टैक्स मिल जाना चाहिए ना, गवर्नमेंट को भी। जैसे साथ साथ क्या हो रहा है कि वहां पे बी का क्रेडिट ले रहा है, ठीक है ना, बी को क्रेडिट दे देगी लेकिन गवर्नमेंट को कहीं लॉस ना हो, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट सप्लायर मिस्टर ए ने जो है गवर्नमेंट को टैक्स दिया ना हो, उसने अपनी 3B के थ्रू टैक्स पे नहीं किया हो, और यहाँ पे दूसरी साथ क्या हो गया कि बी को क्रेडिट अलाउ हो रहा है, तो ये तो डबल लॉस हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इवेल्युएट भी करेगी कि इसने अपनी सप्लाई दिखाई है GSTR 3B में और गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है कि नहीं मिल गया, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर जो है इवेल्युएट करेगा। 4.1.1 में कहा कि डिफरेंस जो 3B और 2A का आ रहा है, अगर वो डिफरेंस जो है 5 लाख रुपए से ऊपर का है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है, इसको दो सिचुएशन में बांट दिया कि क्या टैक्स 5 लाख रुपए से ऊपर का है या नीचे का है, ठीक है ना। इसको दो सिचुएशन में बांट दिया है कि ये जो डिफरेंस है, इसको हम टैक्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम डिफरेंस जो है, डिफरेंस कौन सा, 3B वर्सेस 2A का जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस 5 लाख से ज्यादा का है या फिर वो डिफरेंस 5 लाख से कम का है। अगर वो डिफरेंस 5 लाख से ज्यादा का है उस केस में जो है सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, सर्टिफिकेट
बाय सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए या सीडब्ल्यूए। इसमें सीए या सीडब्ल्यूए के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, और सर्टिफिकेट में क्या बात करेंगे, अब मैं दोबारा आपको सर्कुलर में लेके चलता हूं, और वहां पे अगर वैल्यू जो है 5 लाख से ऊपर की है तो सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट फॉर द कंसर्न सप्लायर फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीडब्ल्यूएस सर्टिफाइड एट, क्या सर्टिफाई करेगा वो सीए या सीडब्ल्यूए, की सप्लाई जो करी है हैज बीन एक्चुअली मेड बाय द सप्लायर, कि ये जो सप्लाई है वो एक्चुअल में सप्लाई हुई है, और साथ ही साथ जो टैक्स है वो सप्लायर ने मिस्टर ए ने पे कर दिया है कि नहीं पे कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं पे भी इसमें नहीं है कि अपना रिस्क इवेल्युएट करेगी, वो बी को क्रेडिट तो दे देगी, ठीक है ना, बी को क्रेडिट दे देगी, उसमें क्या हो रहा है 2A में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सेफर साइड भी जरूर चलेगी कि सप्लायर ने मिस्टर ए ने जो है वो एक्चुअल सप्लाई हुई है ये देखेगी, साथ में मिस्टर ए ने उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो टैक्स बनता था, जो हमने एग्जांपल लिया था 100 रुपए प्लस जीएसटी वाला एग्जांपल लिया था, उसमें 100 रुपए के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट ने दे दिया, मिस्टर ए ने गवर्नमेंट को दे दिया, तो बी को क्रेडिट देने में गवर्नमेंट को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो काउंटर साइन ये जरूर चेक कर रही है, इसलिए वो सर्टिफिकेट ले रही है कि जिसका मैं क्रेडिट, जिस ट्रांजेक्शन का क्रेडिट मिस्टर बी को मिल रहा है, वो ट्रांजेक्शन में ए ने जो है टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, वो सप्लाई एक्चुअल में होनी चाहिए, साथ में गवर्नमेंट को टैक्स जो है दे दिया। इसके रिगार्डिंग वो सर्टिफिकेट जो है मांग रही है सीडब्ल्यू से और सीए से, ठीक है, और साथ में सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो उसमें यूडिन क्रिएट होना चाहिए, यूडिन के बारे में अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है ना, यूडिन को हम इस लिंक से चेक भी कर सकते हैं, राइट, और साथ में सीएमए इशू कर रहा है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यूडिन हमें जानते हैं कि सर्टिफिकेशन के केस में उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे इसलिए यहाँ पे डाल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो सर्टिफिकेट यूज होगा, और सर्टिफिकेट में यूडिन डाला होना चाहिए। 4.1.2 क्या बात करता है, वो दूसरी सिचुएशन पे कहता है, दूसरा क्या पार्ट था कि अगर 3B और 2A के अंदर जो डिफरेंस है वो 5 लाख रुपए तक का है, उस केस में क्या करना है, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर शेल आस्क द क्लेमेंट, क्लेमेंट कौन है मिस्टर बी, हमारे एग्जांपल में क्लेमेंट कौन था, क्लेम कौन कर रहा था वो क्रेडिट मिस्टर बी, कि वो क्या करेगा कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न सप्लायर्स, सर्टिफिकेट लेगा, वो किससे लेगा, अब सीए से ले रहा है, सीडब्ल्यू से ले रहा है, नहीं, दोनों से नहीं ले रहा, वो कंसर्न सप्लायर से ही सर्टिफिकेट ले लेगा कि सप्लायर जो सप्लाई है वो एक्चुअली में हुई है, वही दोनों बातें, और टैक्स जो है वो सप्लायर ने पे कर दिया है 3B के थ्रू, वो अपना टैक्स जो है सप्लायर मिस्टर ए जो है वो अपना टैक्स पे कर चुका है। तो इस दूसरी वाली सिचुएशन में हमने क्या करना है, जहां पे 5 लाख से कम का है, उस सिचुएशन में हमें मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को कहेगा कि भैया आप जो है मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर दो, मुझे आगे सर्टिफिकेट देना है, आप एक सर्टिफिकेट दे दो, और उस सर्टिफिकेट में मेंशन कर दो कि आप ये जो है सप्लाई ये वाली मैंने मिस्टर बी को करी थी, और साथ में इसका मैं जो टैक्स है, इसका जो टैक्स है 100 रुपए प्लस जीएसटी का, ये मैं जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट को 3B के थ्रू पे कर चुका हूं, ठीक है ना, दोनों ये सिचुएशन हमारी मैचअप हो जाती है कि अगर 5 लाख, अगर ये 5 लाख से ऊपर का है उस केस में क्या करना है, और 5 लाख से कम का है तो उस केस में क्या करना है। तो इस सर्कुलर में फर्दर क्या कहते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इस चीज को जरूर देखिए कि इसको ये जो सर्कुलर इशू हो गया तो इससे क्या क्या हेल्प मिल रही है, क्या क्या रिलैक्सेशन है, इसको ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कहता है कि 16/4 में, however it will be noted that the financial year 17-18 as per the 16/4 क्या था, therefore said relaxation shall not be, वहां पे क्या हुआ था 16/4 की जो टाइम पीरियड था जो कि 17-18 के हिसाब से सितंबर 2018 की रिटर्न होना चाहिए था, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सितंबर 2018, उसको बढ़ा दिया गया था, उसको मार्च 2019 तक कर दिया गया था। तो ये कहता है कि ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, कब नहीं एप्लीकेबल होगी, अगर सप्लायर, इफ द सप्लायर नॉट फर्निश द डिटेल इन जीएसटीआर 1 टिल, कब तक, मार्च 2019 तक, बिल्कुल सही बात है ना, मार्च 2019 तक अगर उसने जीएसटीआर 1 में अपनी ये डिटेल फर्निश कर दी तो जाके जो है 17-18 का वो बेनिफिट ले सकता है रेसिपिएंट, अदरवाइज वो क्लेम ऑफ आईटीसी बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात और बताई गई पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है ना, 4 में हमने सारी सिचुएशन देखी, 5th क्या कहता है,
फिफ्थ कहता है भैया क्लैरिफिकेशन तो हमने इशू कर दी, ठीक है ना, क्लैरिफिकेशन बहुत मांग रहे थे, इशू कर दी, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन केस स्पेसिफिक है, आपका केस देखा जाएगा कि आपका केस एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना, ये नहीं है कि इन जनरल पब्लिक कर दी, केस स्पेसिफिक रहेगी और एप्लीकेबल टू द बोनोफाइड एरर, गलती से हो गया भैया, जो सिचुएशंस बताई वो गलती से अराइज होना चाहिए, ठीक है ना, जो गलती से 100 की जगह आपने 10 डाल दिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, उसका क्रेडिट सामने वाले ने तो 100 का ले लिया, ठीक है, इसके हिसाब से प्रॉपर ऑफिसर इवैल्यूएट करेगा, आपको क्रेडिट देगा, लेकिन बोनाफाइड होनी चाहिए चीजें, ठीक है ना, 17, 18, 18, 19 के बारे में बात करी गई, और दीज गाइडलाइन क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, ये क्लैरिफिकेटरी है, ठीक है ना, और बाकी क्या रहेगा, मे बी अप्लाइड एज पर द एक्चुअल फैक्ट, हर एक केस का फैक्ट देखा जाएगा, ठीक है ना, हर एक एक्चुअल ईच केस यहाँ पे बताया हुआ है, सर्कमस्टांसेस ऑफ ई फैक्चुअल, क्या उसके कारण है, हर एक के सर्कमस्टांसेस, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हर एक केस के देखे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नॉट टू बी यूज एज अ इंटरप्रिटेशन, ऐसा नहीं है ये भैया कोई ये सर्कुलर जो है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वो नहीं कर दिया, ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि इस तरीके का होगा तो ऐसे चलेंगे, लेकिन जो है केस टू केस वेरी करेगा। अब ये सर्कुलर कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा और कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी क्लैरिफाई इसी सर्कुलर में कर दिया, बहुत जरूरी था क्लैरिफिकेशन, क्योंकि 17-18 के रिगार्डिंग काफी ज्यादा प्रोसीडिंग जो है अभी भी चल रही है, तो वहां पे क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो यहाँ पे भी ये भी डाल दिया कि कौन से केसेस में सर्कुलर का इफेक्ट ले सकते हैं, कौन से में नहीं ले सकते। तो यहां पे कहा गया जोन से भी स्क्रूटनी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग जो अभी चल रही है, जो अभी इसको हम कहेंगे जो अभी ऑन गोइंग है, ठीक है ना, उसमें आप बेनिफिट ले सकते हो, जो भी आपकी स्क्रूटनी, ठीक है ना, जो भी आपकी ऑडिट, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, या फिर जो भी आपकी एडजुडिकेशन अपील्स वगैरह चल रही हैं, जो अभी पेंडिंग है, जो अभी डिसाइड नहीं हुई, उस पे आप बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो जो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो प्रोसीडिंग, यही सारी चीजें जो कंप्लीट हो गई हैं, उस पे नहीं, उस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन विल अप्लाई ऑन द ऑन गोइंग प्रोसीडिंग इन स्क्रूटनी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों साल के लिए, नॉट टू द कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग, ठीक है ना, इसका ध्यान में रखना है कि कंप्लीटेड जो हो चुका है, क्लोज मैटर हो गया, उसमें नहीं है कि आप दोबारा से उस चीज को जो है करो। However, these instruction will apply to 17, 18, 18, 19 where any adjudication or appeal proceeding is still pending, ठीक है ना, जो पेंडिंग है या जो चल रही हैं उन पे जो है ये सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हैं, जो क्लोज्ड हो गई हैं उस पे नहीं ले सकते। सातवें में डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बोर्ड टू द नोटिस, ठीक है ना, कोई अगर इसमें दिक्कत होगी तो वो नोटिस बोर्ड टू द नोटिस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा सर्कुलर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये सर्कुलर जो है माना जाएगा, और इससे काफी ज्यादा जो है रिलीफ भी मिलेगा, बहुत ज्यादा इससे रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ये जो हमने इसमें सिचुएशंस देखी, ये सिचुएशंस जो है काफी केसेस में अराइज होती हैं, जो हमने 4 सिचुएशन देखी, और जहां पे हमारा 2A वर्सेस 3B का डिफरेंस अराइज होता है ड्यू टू अलग अलग सिचुएशंस, ठीक है ना, अलग अलग सिचुएशन की वजह से ये अराइज होता था, और वहां पे 17 और 18 में तो क्योंकि ये सब चीजें थी नहीं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है अराइज हो जाती थी, अब तो 2B का हो गया मैकेनिज्म, अब बहुत ज्यादा चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, अब इतना नहीं होता। अब हमने GSTR 9 में भी देखा, GSTR 9C भी जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो है, अब हमारे 2-3 दिन ही रह गए हैं उसके, तो 2-4 दिन रह गए, तो इसमें ये देखा गया कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में फिर भी इतनी डिफिकल्टी नहीं आई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जहां पे बहुत सारी दिक्कतें जो है रहती थी, इस सर्कुलर का बहुत ज्यादा इंतजार था। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, या आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम लाते रहते हैं, ताकि जब सबकी आपस में जो है नॉलेज एनहांस हो सके। होप आज की ये डिस्कशन आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, और आप मेल भी कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सिमिलर वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।